हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ सभी बढ़िया होगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू का सेट नंबर 8। ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बजट डेफिसिट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट, टी माइनस टी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, टी माइनस टी आर सॉरी आर आर, टी माइनस आर आर रेवेन्यू रिसीव। क्या होगा आंसर? तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट हमारा बजट डेफिसिट होता है। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसीट से तो डेफिसिट आता है बजट में। नेक्स्ट है, इफ बोरोइंग्स एंड द अदर लाइबिलिटीज आर एडेड टू द बजटरी डेफिसिट वी गेट एफडी मिलता है, पीडी मिलता है, सीडी और आरडी। बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज को अगर हम ऐड कर देते हैं बजटरी डिफिसिट में तो हमें फिजिकल डेफिसिट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू लेवल एंड रेट ऑफ टैक्सेशन। Second, B, who ultimately bears the money burden of the tax, growth of taxation, way in which a tax is collected। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या है कि उसका बर्डन, जो टैक्स का बर्डन है वो किस पर पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा बी, हु अल्टीमेटली बियर्स द मनी बर्डन ऑफ द टैक्स। ठीक है ना, जो टैक्स पे करने वाला है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट बजट हैज ए रेवेन्यू डेफिसिट, दिस गेट्स फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, टैक्स रेवेन्यू, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आपको इनमें से मतलब चार दिया है, उनमें से बताना ए और डी होगा या सी एंड डी होगा, ए एंड बी होगा या सी एंड बी होगा। क्या हो सकता है? बोरोइंग या डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट। आर डी है, आर डी क्या होता है? आर ई माइनस आर आर। एक्सपेंडिचर ज्यादा है जब हो जाता है किससे? रेवेन्यू रिसीट से, तो हमारा आर डी आता है, रेवेन्यू डेफिसिट आता है। इसको फाइनेंस किया जा सकता है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कुछ सेल ऑफ कर लो या फिर बोरोइंग ले लो। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द फिजिकल डेफिसिट। ए फिजिकल डेफिसिट represent the borrowing of the government, is the difference between total expenditure and total receipt of the government, difference between total expenditure and total receipt other than borrowing, increases the future liability of the government। नॉट ट्रू बोल रहा है, नॉट ट्रू, ध्यान देना है, नॉट ट्रू। तो इससे गवर्नमेंट के बोरोइंग के बारे में पता चलता है, ये भी सही है, तो फिजिकल डेफिसिट का डेफिनेशन ही समझ लीजिए, इंक्रीजिंग द फ्यूचर लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सही स्टेटमेंट है। बी सही नहीं है, ये सिर्फ हमें पता चलता है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल। फॉर्मूला में ही आपने देखा होगा टी माइनस टी आर ब्रैकेट में रहता है आपका एक्सक्लूड बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ब्रैकेट में ही रहता है। तो ये सिर्फ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये तीनों तो सही है, तो आंसर इसमें आपका होगा बी। नेक्स्ट है, बोरोइंग इन गवर्नमेंट बजट इज आर डी, एफ डी, पी डी, डेफिसिट टैक्सेस। तो ये एफ डी में आता है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले बताया एफ डी का फॉर्मूला। द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग इज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, बोरोइंग्स। क्या होगा इसका? नन टैक्स बोल रहा है तो इनकम टैक्स तो टैक्स में आ जाता है, टैक्स रिसीट्स में। कॉर्पोरेट टैक्स भी टैक्स रिसीट्स में आ जाता है। डिविडेंड ये किस में आता है? आपके नॉन टैक्स में। बोरोइंग तो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है। पीडी इन ए गवर्नमेंट बजट इज आर ई माइनस आर आर, टी माइनस टी आर, आर डी माइनस आई पी, एफ डी माइनस आई पी। प्राइमरी डेफिसिट पूछ रहा है, तो ये क्या होता है आपका? एफ डी माइनस आई पी, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑन द गुड्स प्रोड्यूस, द सेलर्स ऑन द गुड्स सोल्ड, द बायर्स ऑफ द गुड, द इनकम अर्नर्स। तो जो इनकम अर्नर्स होते हैं उनसे ही आपके इनकम पे या फिर जो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं उनके प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है,
प्राइमरी डेफिसिट इन ए गवर्नमेंट बजट इक्वल्स आईपी लेस बोरोइंग्स लेस इंटरेस्ट पेमेंट, नन ऑफ द अबव। बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट को हम पीडी बोलते हैं, मतलब उसके इक्वल टू होता है, बोलते नहीं है, इक्वल टू होता है। विच वन ऑफ दीज इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? परचेज ऑफ शेयर, लोन एडवांस, सब्सिडीज, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड। इसका आंसर क्या होगा? सब्सिडी। इसमें क्या होना चाहिए? पहले तो आप याद करोगे कि आरई में क्या आता है, तो ऐसे देखिए, एक हो गया सीई, एक हो गया आरई। उसमें आपने पढ़ा था लाइबिलिटी क्रिएट होना चाहिए, एसेट्स का रिडक्शन होना चाहिए, तो लाइबिलिटी घटनी चाहिए और एसेट्स क्रिएट होने चाहिए। इसका अपोजिट, ना ही लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, ना ही एसेट्स इंक्रीज होने चाहिए। ठीक है, सब्सिडी जो हम दे रहे हैं तो उससे कोई एसेट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ना लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट का सोर्स क्या है? फॉरेन डोनेशन, डिविडेंड्स, डिसइन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होगा? एसेट्स का रिडक्शन होगा, इससे गवर्नमेंट को पैसा आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, कैपिटल रिसीट्स का सोर्स है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? एफडी इज द डिफरेंस बिटवीन टीई माइनस टीआर, पीडी इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट माइनस एंड इंटरेस्ट पेमेंट, एफडी इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो पीडी प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ये ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट कौन नहीं है? रिकवरी ऑफ लोन्स, फॉरेन ग्रांट्स, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? टैक्स आ रहा है तो रेवेन्यू ही है, प्रॉफिट भी रेवेन्यू ही है। अब इसमें आपको बताना है फॉरेन ग्रांट्स और रिकवरी ऑफ लोन। अगर आप ठीक से पढ़े हैं तो जैसे ही आप कैपिटल रिसीट का टॉपिक पढ़ते हैं उसमें एक आता है रिकवरी ऑफ लोन, पहले ही टॉपिक आता है, तो ये आपका आंसर है जो कैपिटल रिसीट का है, ना कि रेवेन्यू रिसीट का। नेक्स्ट है, और फॉरेन ग्रांट्स या एक टॉपिक होगा ग्रांट्स एंड डोनेशन, तो वो रेवेन्यू रिसीट में आता है, टॉपिक दिया होगा ऐसा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द मिसिंग आइटम इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ मिसिंग आइटम यहाँ है, डैश डैश डैश, ठीक है, इजकल टू दिया हुआ है। अब बताना एफ डी माइनस आई पी है, तो यहाँ क्या होगा? तो फॉर्मूला ही यही है, पी डी इक्वल टू एफ डी माइनस आई पी। तो मिसिंग टर्म क्या हो गया? पी डी, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट 15 का बी आंसर। नेक्स्ट है, एफ डी इक्वल्स आई पी बोरोइंग इंटरेस्ट पेमेंट लेस बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट। तो हमने देखा है वो कि अगर फिजिकल डेफिसिट नहीं दिया रहता है तो जो बोरोइंग्स होता है उसको ही हम क्या मान लेते हैं? फिजिकल डेफिसिट मान लेते हैं, तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स बोरोइंग इंटरेस्ट पेमेंट, बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट, बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट बोथ। ये लग रहा है मुझे क्वेश्चन रिपीटेड है, तो बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट्स पीडी इसके इक्वल टू होता है, अभी ऊपर में शायद था ही। डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट मीन्स selling of its fixed capital assets, sharing of shares of public enterprises held by it, selling of its building, all of the above. The selling of shares of public enterprises held by it, ये क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिसीट्स इन गवर्नमेंट बजट इंक्रीज इट्स लाइबिलिटी? Which of the following receipts of the sources of receipts in government budget increase liability? इंक्रीज होनी चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग। पहला ही टॉपिक पढ़े हैं आप, बोरोइंग से क्या होता है? लाइबिलिटी इंक्रीज होती है गवर्नमेंट की। टॉपिक कौन सा है? कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट है, फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स, ये तो बहुत बार आ गया, एक्चुअली पूछा भी गया है पहले के एग्जाम्स में, इसीलिए एमसीक्यू में।
प्राइमरी डेफिसिट माइनस आईपी, प्राइमरी डेफिसिट प्लस आईपी, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट, नन ऑफ द अबव। तो पीडी माइनस आईपी। ठीक है, नेक्स्ट है पीडी is borrowing requirements of the government for making interest payment, other than interest payment, all types of payment, some specific payments other than interest payments. Next है dash is a revenue receipt of the government, fund raised by the government by issuing NSC, revenue receipt पूछा है, sale of 40% of share public sector का to private enterprise, profits of LIC a public enterprise, amount borrowed from Japan for construction of bullet train। तो प्रॉफिट जो LIC का है, एक पब्लिक कंपनी है, तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है। ये तो डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो CR हो जाएगा। फंड रेज बाय द गवर्नमेंट बाय इशूइंग, ये भी CR में आएगा। अमाउंट बोरोड फ्रॉम जापान, ये भी CR में यानी कैपिटल रिसीट में आएगा। पूछ हमें रेवेन्यू रिसीट्स रहा है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। FD इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्लान्ड रेवेन्यू रिसीट्स, नहीं। FD is the difference between total planned and total planned received, एक वर्ड छूट गया। PD is the difference between total planned receipt and interest payment, FD is the sum of PD and interest payment। ये बहुत बार देख लिए, sum of PD and interest payment। ठीक है, D। देखो हर बार थोड़ा ट्विस्ट करके ही MCQs में दिया रहता है, ठीक है ना, तरह तरह से बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया होगा। Which of the following items raises the supply of foreign exchange? तो सब अब ये थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो चैप्टर है आपका, उसका क्वेश्चन है कौन किसके वजह से सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना, इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू USA फॉर MBA, डोनेशन ऑफ $50 million रिसीव फ्रॉम माइक्रोस्कोप, परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड। तो डोनेशन ऑफ $15 million रिसीव फ्रॉम, यानी माइक्रोसॉफ्ट से पैसा जो आ रहा है उससे हमारा क्या होगा, सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है चेंज ऑफ ₹140 इक्वल टू 2 पॉन्ड, 260 इक्वल टू 1 पॉन्ड, इंडिकेट्स डेट रुपीज। ठीक है, 140 से 60 हो गया, 80 का डिफरेंस है, इधर 1 का है। एप्रिशिएटिंग, देखो इसको पहले एक इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको बताना है क्या हो रहा है, रुपीज है, पहले $1 इक्वल टू 60 रुपीज था, अब $1 इक्वल टू 80 रुपीज हो गया। ठीक है, एक सिचुएशन ये दे रहा हूं आपको, दूसरा सिचुएशन दे रहा हूं, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2। $1 इक्वल टू 60 था, अब $1 इक्वल टू 40 हो गया। आप मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ पे कौन से सिचुएशन में एप्रिशिएट हो रहा है और डेप्रिशिएट हो रहा है, पहले ये बताओ। अगर ये पता है आपको कॉन्सेप्ट तो ये भी आराम से इजीली से पता ही चल गया होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, 60 से 80 हो गया है, तो ये एप्रिशिएटिंग नहीं है, डेप्रिशिएटिंग है, रुपए की वैल्यू घट रही है। और 60 से 40 हो गया, ये हमारा करेंसी का जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, इसको ऐसे समझ के देखो कि बाहर का कोई फॉरेनर आ रहा था तो $1 दे रहा था तो 60 का सामान लेके जा रहा था, 60 रुपीज का। अब वो आ रहा है तो $1 में 40 का ही सामान लेके जा पा रहा है। ठीक है ना, तो कम लेके जा रहा है तो हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ी है। यहाँ पे दोनों एंगल से बोल सकते हैं, या तो बोलेंगे कि रुपए की वैल्यू बढ़ गई है या डॉलर का रेट घट गया है, डॉलर का जो वैल्यू है वो घट गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 60 हो रहा है, ये एप्रिसिएटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है 26, हाँ, डैश refers to a system which foreign exchange rate is determined by market forces and central bank influences the exchange rate through intervention। तो नॉर्मल तरीका है, गवर्नमेंट सिर्फ करे तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई से हो तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और
दोनों से हो, दोनों गवर्नमेंट प्लस मार्केट फोर्सेस से हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन 26 का बी। एक सेकंड। 26 का बी। नेक्स्ट है 27, सप्लाई कर्व ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप अपवर्ड्स। तो ये इजी है, आप तो क्लास 11th में भी सप्लाई का अगर पढ़े हैं ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये अपवर्ड्स होता है 27 का डी। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपीज है वो डेप्रिशिएट हो रही है, तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, बोथ ए एंड बी, या नीदर ए नॉर बी। तो क्या होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे रुपए की वैल्यू क्या हो गई, कम। तो सामने वाले का जो करेंसी होगा वो क्या हो गया होगा, ज्यादा। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई फॉरेनर आ रहा था, फॉरेनर आ रहा है तो पहले वो हमसे वही मान लो कोई सामान है वो 10 रुपए में लेके जा रहा था, अब वो 5 रुपए में ही लेके जा पा रहा है, तो क्या करेगा, और ज्यादा हमसे खरीदेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेजेस द फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई डिमांड बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है, डिमांड इंक्रीज करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, डर्टी फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, बोथ बी एंड सी, जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि बार बार चेंजेस होते रहते हैं, मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है तो बार बार फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, इसलिए इसलिए इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है, पैक्ड पुराने सिस्टम को कहा जाता था, डर्टी फ्लोटिंग जो मैनेज फ्लोटिंग पढ़े हैं, तो बेनिफिट के लिए किया जाए तो मैनेज फ्लोटिंग, और घटाने के लिए यूज किया जाता है तो उसको डर्टी फ्लोटिंग का नाम दे देता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है ना, सो 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हमारे, एक चैप्टर और बच गया है, इसके भी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं थोड़ा बहुत, लास्ट वो आपका बीओपी चैप्टर है वो बच गया है, इसको कंप्लीट करेंगे हम, फिर उसके बाद केस स्टडीज वगैरह मैं देखता हूँ, ले आऊँगा। मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई डाउट वगैरह हो तो भेजिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे। ठीक है, जीडीपी वगैरह का क्वेश्चन उसका भी वीडियो है, लेकिन ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद में वो जीडीपी वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, ये लाइन से चल रहा है तो वो ठीक लग रहा है मुझे, उसके बाद में वो डाल दूंगा। ठीक है, सो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, कमेंट में थोड़ा आंसर वगैरह कीजिए कि पता लगे सच में आप वीडियोस देख रहे हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखिए, आंसर्स कीजिए। ठीक है ना, उससे पता लगेगा कि आपका 30 आउट ऑफ कितना आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।